आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल जीके वाला 730 पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोग जो है 50 क्वेश्चन जो है इस हिस्ट्री में जो है देख चुके थे। 50 क्वेश्चन जो है इसमें जो हम लोगों ने देख चुके थे 50 तक जो है पार्ट 1 में हम लोग का जो बना था। आज उससे आगे जो हम क्वेश्चन हिस्ट्री का जो है देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हिस्ट्री फाउंडेशन जितने भी जीके जीएस होते हैं सब यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। तो चलिए आज से एक नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। 51 नंबर क्वेश्चन 51 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे फिर अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है 50 क्वेश्चन तक तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो बना होगा, उसमें जाके आप जरूर देखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हिस्ट्री फाउंडेशन क्लास का। चलिए आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द पब्लिक किसकी रचना है। ये जो द पब्लिक है ये एक किताब है। ये जो द पब्लिक है ये एक प्रकार का जो है पुस्तक है। ये किसकी रचना है तो प्लेटो की रचना है। किसकी रचना है? प्लेटो की रचना जो है पूछा जाएगा तो कौन सा है? तो द पब्लिक किसकी रचना है तो प्लेटो की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी। मतलब पूछा गया है कि प्राचीन समय में कौन सा शासन प्रणाली जो है प्रचलित था। तो शासन प्रणाली जो था दोस्तों राजतंत्र था, गणतंत्र था और कुलीन तंत्र। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में जो है, प्राचीन समय में जो है कौन किस प्रकार की शासन प्रणाली थी तो 3 प्रकार की थी। कौन था? राजतंत्र, गणतंत्र और कुलीन तंत्र प्रणाली जो थी प्राचीन काल में थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना दोस्तों, जिसे अभी जो है वर्तमान में पटना कहा जाता है, इसे प्राचीन काल में जो है पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो इस नगर की जो है स्थापना किस शासक ने किया था तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, अजात शत्रु ने जो है किया था। किसने? तो अजात शत्रु ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शासक अपने पिता की हत्या कर सम्राट बना था। मतलब कौन सा ऐसा शासक था जो अपना पिता का जो हत्या करके सम्राट बन गया था। तो वो अजात शत्रु और उदयन जो था दोस्तों, ये अपने पिता की ही हत्या करके गद्दी पर जो है बैठ गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ये ब्राह्मी लिपि जो दोस्तों अशोक द्वारा जारी किया गया अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का ही मतलब क्या कहता है था। उसमें जो अशोक ने जो ब्राह्मी लिपि में ही अपने अभिलेख जारी किए थे। तो इसी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम किसने, मतलब कौन सा विद्वान ने इसे सर्वप्रथम पढ़ा है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप जो है, जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो है पढ़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कौन सी लिपि भारत की प्रथम देश भाषा कहा गया है। मतलब भारत में कौन सी लिपि जो है भारत की प्रथम देश भाषा कहा गया है। तो ब्राह्मी लिपि दोस्तों भारत की जो है प्रथम देश भाषा है। कौन सा विदेशी यात्री गुप्त काल में भारत आया था। 57 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा विदेशी यात्री गुप्त काल में भारत आया था। तो गुप्त काल में तो बहुत आए थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है तो फाहियान, तो फाहियान हम लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि दोस्तों कौन सा चिन्ह गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। गौतम बुद्ध के जन्म को जो है कौन सा चिन्ह दर्शाता है। तो ये जो बोधि वृक्ष जो है दोस्तों, बोधि वृक्ष जो है गौतम बुद्ध के चिन्ह को जो है दर्शाता है। अगर ऑप्शन में रहेगा पेड़, आम का पेड़, नारियल का पेड़, केला का पेड़ या बोधि वृक्ष, तो बोधि का वृक्ष जो है दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर ने। ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो एक यूनानी शासक था जो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार जो है भेजा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना वेद की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन है कि किस भाषा में बौद्ध साहित्य को लिखा गया है। कौन सा भाषा है जिसमें बौद्ध साहित्य को लिखा गया है।
तो पाली भाषा में दोस्तों बौद्ध साहित्य को जो है लिखा गया। कौन से भाषा में? तो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य को लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपिटक साहित्य से कौन सा धर्म संबंधित है? त्रिपिटक साहित्य से कौन सा धर्म संबंधित है? तो त्रिपिटक से दोस्तों बौद्ध धर्म जो है संबंधित है। कौन सा धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म जो है त्रिपिटक से संबंधित है। जैन साहित्य का सबसे पुराना भाग कौन सा है? जैन साहित्य का सबसे पुराना भाग यहाँ पे पूछा गया है, मतलब जैन साहित्य का जो है पुराना नाम भी आप बोल सकते हैं। जैन साहित्य का सबसे पुराना नाम क्या है? तो आगम साहित्य जो है जैन साहित्य को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी जो दोस्तों चाणक्य का नाम है। तो चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र जो किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा। और कौटिल्य का दो और नाम है, चाणक्य नाम है और विष्णुगुप्त भी नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी लिपि शिलालेख को पढ़ा था? तो ये ऊपर में भी हम लोग देखते, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? आपको पता होगा, 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी लिपि को, जो ब्राह्मी लिपि के शिलालेख को जो है पढ़ा था, जो अशोक के द्वारा जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित है? बिंबिसार जो है ये किस राजवंश से संबंधित है? तो बिंबिसार जो है दोस्तों हर्यक वंश से संबंधित है। किससे? हर्यक वंश से जो है बिंबिसार संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मथुरा कला किस राजा के शासन काल में निर्माण किया गया था? मथुरा कला जो था किस राजा के शासन काल में जो निर्माण किया गया था? तो ये कनिष्क के शासन काल में, मतलब कन्नब वंश में जो है कनिष्क जो था उसके शासन काल में जो मथुरा कला का शासन काल का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक है। कनिष्क का राजवेद कौन था? तो चरक जो था कनिष्क का राजवेद था। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? पंचतंत्र के जो है रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो विष्णु शर्मा दोस्तों पंचतंत्र के जो है रचनाकार जो है माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सतमें जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों सतमें जयते किस उपनिषद से जो है लिया गया है? तो सतमें जयते दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया। मुंडको उपनिषद किस भाषा में लिखा है? तो पाली भाषा में ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश तो सरनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सरनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किस वंश के शासक ने स्थापित किया है? मगध का जो राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किस वंश के शासक ने जो है स्थापित किया? तो मगध तो हर्यक वंश के में जो शासक था अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र राजगिरी की राजधानी पाटलिपुत्र से जो है मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र कर दिया था हर्यक वंश के शासक ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के काल में हुआ था। किसके काल में? अजात शत्रु के काल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रस रत्नाकर एक महान विद्वान नागार्जुन भी एक प्रसिद्ध रचना किए जिसका नाम रस रत्नाकर था। मतलब रसायन विज्ञान का एक महान विज्ञान कौन था? रसायन विज्ञान का एक महान विद्वान था दोस्तों नागार्जुन। पूछा जाएगा रसायन विज्ञान का एक महान विद्वान नागार्जुन था। उसने एक ग्रंथ की जो रचना की थी, वो ग्रंथ कौन सा दोस्तों? जिसका नाम था रस रत्नाकर। रस रत्नाकर जो है ये ग्रंथ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में पर्यावरण संरक्षण में किसे जोड़ा गया था? प्राचीन समय में पर्यावरण संरक्षण में को किसमें जोड़ा गया था? तो किसमें जोड़ा गया? तो धर्म में जो दोस्तों प्राचीन समय में पर्यावरण का संरक्षण के लिए धर्म में जोड़ा गया था। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि किसके लिए कहा गया है कि हमें अपना पुत्र मानकर इस तरह धन्य धान प्रदान करती है जैसे कि गाय से दूध मिलता है? तो ये जो है दोस्तों हमारे पृथ्वी के लिए जो ये शब्द जो है कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 कुएं के बराबर एक बाबरी, 10 बाबरी के बराबर एक तालाब, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र
एवं 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष का वर्णन कौन से जो है दोस्तों कौन से पुराण में है। तो ये जो लाइन दिया गया है, इसका मतलब होता है दोस्तों मत्स्य पुराण में जो ये जो लाइन दिया गया है, मत्स्य पुराण में ये लाइन दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्रेय संहिता के रचयिता कौन है? आत्रेय संहिता के रचयिता कौन माने जाते हैं दोस्तों? आत्रेय संहिता के रचयिता जो है मुनि आत्रेय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मुनि आत्रेय जो है आत्रेय संहिता के रचयिता माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छंद सूत्र किसकी रचना है? छंद सूत्र जो है ये किसकी रचना है? तो छंद सूत्र दोस्तों पिंगल की जो रचना है। किसकी? पिंगल। पिंगल की रचना कौन सा है? छंद सूत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में परमाणुवाद का संस्थापक कौन था? प्राचीन काल में जो है परमाणुवाद का संस्थापक कौन माना जाता था? तो प्राचीन काल में परमाणुवाद का संस्थापक महर्षि कणाद को, किसको? महर्षि कणाद को माना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख किस संहिता में मिलता है? तो काठक संहिता में दोस्तों 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख जो मिलता है काठक संहिता में मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मृच्छकटितम किसकी रचना है? तो ये शूद्रक की जो है रचना है। ऋग्वेद के कितने श्लोक में कृषि का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के दोस्तों कितने श्लोक में जो है इस कृषि का उल्लेख किया गया है? तो 24 श्लोक में दोस्तों जो कृषि के बारे में बताया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं। अगर दोस्तों बताना है कि आपको ऋग्वेद में जो कितने श्लोक हैं, तो आपको मैं बता दूं कि 1028 श्लोक हैं। कितने? 1028 1028 श्लोक जो है ऋग्वेद में है। अब मंत्र कितने हैं? तो 10,462 मंत्र है। कितने हैं? 10,462 मंत्र जो है ऋग्वेद में दिए गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है दोनों पॉइंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? राजगिरी में जो था मगध की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैनियों के 24 तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के 24 तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी जो माने जाते हैं जैनियों के 24 तीर्थंकर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय दर्शन के स्रोत उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या दोस्तों आपको पता होगा कि 108 है। कितना है? 108 उपनिषद है, लेकिन मुख्य उपनिषद जो है हम लोग का 13 है। कितना है मुख्य उपनिषद? मुख्य उपनिषद जो की जो संख्या है वो 13 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अधिकांश प्राचीन ग्रंथ किस प्रकार के हैं? अधिकांश प्राचीन ग्रंथ जो है ये किस प्रकार के हैं? तो अधिकांश प्राचीन ग्रंथ दोस्तों धार्मिक और साहित्यिक है। किस किस प्रकार के हैं? धार्मिक और साहित्यिक है। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ जो है किस प्रकार के हैं? धार्मिक और साहित्यिक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ये जीवक जो था दोस्तों ये एक वेद था। ये अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो तक्षशिला से जो है दोस्तों तक्षशिला से ने जीवक ने अपना शिक्षा प्राप्त किया था। पाणिनि कौन थे दोस्तों? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं और ये एक व्याकरणी भी थे। एक व्याकरणी भी थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सबसे पहले शूद्र की चर्चा की गई थी? ऋग्वेद के किस मंडल में सबसे पहले शूद्र शब्द की जो है चर्चा की गई थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऋग्वेद के मतलब कि पहले किस ऋग्वेद के किस मंडल में दोस्तों ऋग्वेद में किया गया था? ऋग्वेद में जो है शूद्र शब्द की चर्चा किया गया था। ऋग्वेद का उपवेद क्या है दोस्तों? ऋग्वेद का उपवेद जो है दोस्तों आयुर्वेद है। कौन क्या वेद है? तो आयुर्वेद जो है दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों कि किस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा वेद है जिसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? तो यजुर्वेद को दोस्तों कर्मकांडीय वेद जो है कहा जाता है। समान तौर पर वेद कैसे लिखा गया है? समान तौर पर दोस्तों वेद को किस प्रकार लिखा गया है? तो समान तौर पर वेद को दोस्तों पद में लिखा गया। किस प्रकार लिखा गया? तो पद में जो है समान तौर पर वेद को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? यजुर्वेद है दोस्तों ये किसको इसको कितने भागों में जो है बांटा गया है? तो यजुर्वेद को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 2 भागों में जो है यजुर्वेद को जो है बांटा गया है। कौन कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को बांटा गया है। अब है दोस्तों कि शुक्ल यजुर्वेद किस में लिखा हुआ है? तो किस शैली में लिखा हुआ है? तो शुक्ल यजुर्वेद दोस्तों पद में मतलब पद में ये जो है लिखा हुआ है। कविता के रूप में जो है लिखा हुआ है। और कृष्ण यजुर्वेद किस में लिखा है? तो कृष्ण यजुर्वेद जो है दोस्तों पद और गद्य दोनों मतलब ये कहानी और कविता दोनों में जो है लिखा हुआ है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 क्वेश्चन हम लोग का आ गया कि यजुर्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं। यजुर्वेद के जो है पाठ करने वाले को जो है क्या कहा जाता है, तो यजुर्वेद के पाठ करने वाले को दोस्तों अर्धवयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धवयु जो है यजुर्वेद के पाठ करने वाले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ जो है दोस्तों ये कौन सा है? वेद है। वेद दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। 100 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों कि वैदिक साहित्य के निर्माण के क्रम किस प्रकार है, मतलब वैदिक साहित्य का जो निर्माण वो किस प्रकार हुआ है। तो वैदिक साहित्य का निर्माण पहले दोस्तों वेद हुआ, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, उसके बाद अरण्यक हुआ, उसके बाद उपनिषद हो गया। अगर पूछा जाए कि वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा और प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे बड़ा और प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों ये आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्रामाणिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संगीत के बारे में हमें कौन से वेद से पता चलता है, तो साम वेद से जो हम दोस्तों भारतीय संगीत के बारे में पता चलता है। अब है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक दोस्तों साम वेद को जो है कहा जाता है। सामवेद के अधिकतर मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो सामवेद का अधिकतर मंत्र जो दोस्तों ऋग्वेद से जो है लिया गया है। ऋग्वेद से कितने मंत्र लिए गए? सामवेद में 1810 मंत्र लिए गए। कितने? 1810 मंत्र लिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सामवेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, तो सामवेद के पाठ करने वाले को उद्रता कहते हैं। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्री कहा जाता है दोस्तों, और यजुर्वेद के पाठ करने वाले को जो है वो अर्धवायु कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चारों वेद को सीमित रूप से क्या कहा जाता है, तो चारों वेद जो हमारे जितने भी वेद हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेद को दोस्तों सम्मिलित रूप से जो है संहिता के नाम से जाना जाता है। संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का आदर्श वाक्य क्या है, तो भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, और सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और मुंडको उपनिषद दोस्तों पाली भाषा में लिखा गया है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन से दो दो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन से दो दो क्वेश्चन आपको हो रहा है। इससे आपका पूरा डिटेल में आपको मैं हिस्ट्री का जो है जितना भी है फाउंडेशन बैच पूरा आपको मैं करवा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सतमें जयती कौन से उपनिषद से लिया गया। मैंने अभी बताया तो मुंडको उपनिषद से जो है सतमें जयती जो है लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। भारत की जो है पहली प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, यहाँ पे बोला गया है तो हड़प्पा सभ्यता जो थी भारत की प्रथम सभ्यता थी। भारत की दूसरी सब प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? पहली दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, दूसरी वैदिक सभ्यता थी। दूसरी वैदिक सभ्यता थी। चलिए वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वैदिक साहित्य से जो दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक उपनिषद की रचना कौन से काल में हुई थी। दोस्तों 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है इस तीनों ग्रंथ का जो है रचना हुआ था। ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक और उपनिषद की रचना दोस्तों 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक उपनिषद कौन से वेद के काल के हैं, तो ये सब दोस्तों वैदिक काल के हैं। कौन से? वैदिक काल के जो माने जाते हैं। अरण्यक का मतलब क्या होता है दोस्तों? अरण्यक का मतलब जो है जंगल होता है। अरण्यक का मतलब अगर आप पूछा जाए अरण्यक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। अगला क्वेश्चन दोस्तों उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दोस्तों उपनिषद का जो है शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। गुरु के पास बैठकर जो दोस्तों ज्ञान लेना है ये उपनिषद कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग कौन सा है। वैदिक साहित्य का जो है सबसे अंतिम भाग जो मैंने अभी ऊपर बताया तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग माना जाता है। किसके वेदांत या किसे वेदांत या वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पूछा गया है किसे वेदांत या वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है, तो उपनिषद को। किसे? उपनिषद को जो वेदांत या वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उपनिषद को और किस नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद को दोस्तों तो वेदांत या वेदांत
दर्शन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि वेदांत या वेदांत दर्शन किसे कहा जाता है, तो उपनिषद को जो है वेदांत या वेदांत दर्शन भी जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखा हुआ है? ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये किस में लिखा हुआ है? तो ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों गद्य में लिखा हुआ है, मतलब कहानी के रूप में जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एतेरीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद में लिखा हुआ है? एतेरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है किस वेद में लिखा हुआ है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। एतेरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो दोस्तों ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेद को जंगल में समझने के लिए कौन सी साहित्य की रचना हुई थी? मैंने अभी आपको बताया था अरण्यक का मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल में वेद को समझने के लिए कौन सी साहित्य की रचना हुई थी? तो अरण्यक साहित्य की जो है रचना हुई थी। वेदांत दर्शन किसे कहा जाता है? दोस्तों वेदांत दर्शन जो है ये किसे कहा जाता है? उपनिषद को दोस्तों वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। वेद को समझने के लिए कितने वेदांग की रचना की गई थी? वेद को समझने के लिए कितने वेदांग की जो है रचना की गई थी? इसका जो सही आंसर होगा 6 जो वेदांग की रचना की गई थी, जिसमें जो शिक्षा हो गया, ज्योतिष हो गया, कल्प हो गया और व्याकरण हो गया, निरुक्ता हो गया और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ दोस्तों, छंद जो है ये भी आता है वेदांग के अंतर्गत। महाकाव्य के कितने हैं? तो महाकाव्य जो है दोस्तों रामायण और महाभारत जो है एक ये महाकाव्य है, महाकाव्य 2 हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रामायण को कौन सा काव्य कहा जाता है? रामायण को जो है कौन सा काव्य के अंतर्गत रखा जाता है? तो आदि काव्य के अंतर्गत जो रामायण को जो है रखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने जो है रामायण की जो है रचना किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामायण में पहले कितने श्लोक थे? तो रामायण में दोस्तों पहले 6000 श्लोक थे, उसके बाद 12000 श्लोक हो गए, उसके बाद अभी फिलहाल में रामायण में 24000 जो है वर्तमान में श्लोक है। रामायण को कितने कर्म कांड में बांटा गया? दोस्तों रामायण को तो दोस्तों 7 कर्म कांड में जो है बांटा गया है। कितने कांड में? तो 7 कांड में रामायण को बांटा गया है। महाभारत को कितने पर्व में बांटा गया? दोस्तों तो महाभारत को जो है 18 पर्व में जो है बांटा गया है। कितने पर्व में? 18 पर्व में महाभारत को बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के जो है ये रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के रचयिता दोस्तों वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। जब महाभारत में 8800 श्लोक थे तब महाभारत को क्या कहा जाता था? तो महाभारत को दोस्तों जब जय संहिता के नाम से जो जाना जाता था। जब महाभारत में जो है 8800 श्लोक थे तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता था। लेकिन जब महाभारत में 24000 श्लोक हो गए तब महाभारत को जो है भारत कहा जाने लगा। तब जो है महाभारत को भारत कहा जाने लगा। अब महाभारत कब कहा गया दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 लाख से ऊपर श्लोक हो गए महाभारत में तब जो है महाभारत को महाभारत कहा जाने लगा था। 1 लाख से ऊपर श्लोक हो गया महाभारत में तब महाभारत को महाभारत कहा जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का सबसे प्राचीन नाम मैंने आपको बताया था जय संहिता। जय संहिता जो 8800 श्लोक था तब महाभारत का नाम जय संहिता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर बात की जाए तो महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 पुराण है। कितने? 18 पुराण है। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में भी जो है 18 पर्व माने जाते हैं। चलिए पुराण में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है? दोस्तों पुराण में जो है सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण को जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुराण के रचयिता किसे माना जाता है? तो पुराण के रचयिता जो है लोमहर्ष और उसके पुत्र जो है उग्रश्रवा को जो है पुराण का रचयिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन भारत इतिहास के शासन प्रणाली किस प्रकार थी? प्राचीन समय में जो शासन प्रणाली होती थी राजाओं का किस प्रकार था? मतलब कहने का मतलब पहले कौन सा वंश आया उसके बाद कौन सा वंश आया उसके हम जो है नंबरिंग वाइज देखेंगे। देखिए पहला जो हम लोग का था हर्यक वंश आया था। कौन सा वंश?
हर्यक वंश। उसके बाद आया शिशु नाग वंश। उसके बाद कौन सा आया? शिशु नाग वंश। उसके बाद कौन सा आया? नंद वंश। नंद वंश के बाद दोस्तों आया था हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश खत्म होने के बाद शुंग वंश। शुंग वंश के खत्म होने के बाद कन्नव वंश। कन्नव वंश के बाद कौन सा आया? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश आने के बाद दोस्तों अब आया कुषाण वंश। उसके बाद आया गुप्त वंश। उसके बाद आया आपका दोस्तों वर्धन वंश आया। इतने वंश दोस्तों हमारे प्राचीन इतिहास में जो है शासन प्रणाली में थे। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद करके जरूर रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण से हमें दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पूछा जाएगा कि पुराण कितने हैं, तो 18 पुराण है। उसमें मत्स्य पुराण में के पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से हमें दोस्तों जो मौर्य काल के बारे में या मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वायु पुराण से हमें कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण से दोस्तों हमें गुप्त वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पुराण हमें किस कालखंड के बारे में बताता है? पुराण जो है हमें किस कालखंड के बारे में बताते हैं? तो पुराण दोस्तों हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो है पुराण हमें बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन कौन सबसे प्राचीन प्रमाणिक और बौद्ध साहित्य है? कौन सबसे प्राचीन और प्रमाणिक बौद्ध साहित्य है? तो त्रिपिटक जो दोस्तों सबसे प्रमाणिक बौद्ध साहित्य माना जाता है और प्राचीन भी। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये जो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य जो है दोस्तों पाली भाषा में लिखे गए। कहने के बाद त्रिपिटक जो है कौन से भाषा में लिखा गया है? ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? तो महात्मा गौतम बुद्ध जो थे ये अपने उपदेश पाली भाषा में ही देते थे। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में ही देते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे पहला बौद्ध साहित्य कौन सा था? सबसे पहला बौद्ध साहित्य दोस्तों त्रिपिटक था। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा त्रिपिटक जो है पाली भाषा में ही लिखा गया है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो त्रिपिटक का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है तीन टोकरी। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से पिटक आते हैं दोस्तों? त्रिपिटक के अंतर्गत जो तीन पिटक आते हैं, पहला पिटक है विनय पिटक, दूसरा पिटक है सुता पिटक और तीसरा है दोस्तों अधिधम पिटक। ये त्रिपिटक के अंतर्गत जो है तीन पिटक आते हैं, विनय पिटक, सुता पिटक और अधिधम पिटक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान कौन से पिटक की रचना हुई थी? तो सूता पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था अजातशत्रु के काल में, उस समय कौन सी पिटक की रचना हुई थी? तो सूता पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। महात्मा गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? महात्मा गौतम बुद्ध का दोस्तों प्रिय शिष्य कौन था? तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था आनंद और रूपाली था। कौन था? आनंद और रूपाली। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद ने किस पिटक की रचना की थी? तो विनय सूता पिटक की रचना जो है दोस्तों आनंद ने किया था। महात्मा बुद्ध के जो है प्रिय शिष्य आनंद ने दोस्तों सूत पिटक की रचना किया था। और महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य रूपाली जो थी दोस्तों ये विनय पिटक की जो है रचना किया था। अगला क्वेश्चन है कि अधिधम पिटक की रचना किसने की थी? तो अधिधम पिटक की रचना दोस्तों मोगलोतिपुष तिरसा ने जो है अधिधम पिटक की रचना किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूता पिटक को कितने भागों में बांटा गया है? सूत पिटक को दोस्तों कितने भाग में बांटा गया है? तो सूत पिटक को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। विनय पिटक को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है और अधिधम पिटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया है। आपको याद रखना है विनय पिटक को 4 भाग में, सूता पिटक को 5 भाग में, अधिधम पिटक को 7 भाग में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के कौन से पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा विनय पिटक में है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के किस पिटक में धार्मिक सिद्धांत तथा धर्म उपदेश का संग्रह दिया गया है? तो सूत पिटक में दिया गया है। और बौद्ध धर्म के कौन से पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए? तो अधिधम पिटक में दोस्तों बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो क्या माना जाता है, तो त्रिपिटक जो है दोस्तों बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? तो त्रिपिटक की रचना जो है आपकी पाली भाषा में हुआ था। ये हमने ऊपर में भी क्वेश्चन देखा था। बौद्ध संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षा का संग्रह किस पिटक में है? तो ये हमारा विनय पिटक में है। ये भी हम लोग ने अभी देखा है। दीपवंश तथा महावंश नामक दो ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है? दीपवंश तथा महावंश नामक दो ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है दोस्तों? मौर्य काल के बारे में हमें पता चलता है। दीपवंश तथा महावंश किस भाषा में लिखा हुआ है? तो दीपवंश तथा महावंश दोस्तों ये भी पाली भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों अधिकतर जितने भी ग्रंथ हैं ना दोस्तों, ये हमें पाली भाषा में ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। मतलब जैन साहित्य का एक उपनाम भी है, आगम जो है कहा जाता है। कल्पसूत्र की किसकी रचना है? तो कल्पसूत्र दोस्तों एक पुस्तक है। ये कल्पसूत्र दोस्तों एक पुस्तक है। इसकी रचनाकार कौन थे? तो भद्रबाहु जो थे कल्पसूत्र के रचनाकार हैं। अब कल्पसूत्र की साहित्य में उपलब्ध है दोस्तों। कल्पसूत्र जो है ये आपका जैन साहित्य में जो है उपलब्ध है। कौन से साहित्य में? जैन साहित्य में दोस्तों ये कल्पसूत्र उपलब्ध है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम लोग का 171 क्वेश्चन हो गया। कल फिर इसी तरह से हम आप लोग का क्लास लाएंगे और वहां पे इससे आगे क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखाऊंगा। अभी फिलहाल प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग 10-15 दिन क्वेश्चन जो है प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। उसके बाद आधुनिक इतिहास देखेंगे। तीनों इतिहास को दोस्तों हम बेसिक टू एडवांस लेवल जो पढ़ने वाले हैं, जो हमें सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले। धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर। जय हिंद।